तो देखिए जो आज का जो सेशन होगा वो बेसिकली सेशन होगा, इसको बोलते हैं मेंटोरशिप। एक चल रहा होगा सिस्टम, आपने देखा होगा आजकल। तैयारी से ज्यादा जरूरी किसकी हो गई है? मेंटोरशिप की। मेंटोरशिप में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोड मैप। यदि मुझे कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, तो पहले वहां तक का एक नक्शा दिमाग में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप नोएडा से आए, तो नोएडा से मुझे कहाँ पहुंचना है? जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन। वहां से मुझे क्या करना है और फिर वहां कहाँ पहुंचना है, अल्टीमेट वो पॉइंट भी हमें क्या होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। थोड़ा देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आप नोएडा से प्लान तो किए कि जाना है, लेकिन कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरना आपको पता ना हो, फिर कैसे कौन से गेट से निकलना है आपको पता ना हो, पहले से नहीं पता है, और उसके बाद कौन सा ऑटो लेना है या शेयर ऑटो लेना है ये भी नहीं पता हो, और फिर मुखर्जी नगर में किस गेट पे जाना हो ये भी नहीं पता हो। सिर्फ ये पता हो कि मुझे स्वच्छंदा जाना है, लेकिन कुछ नहीं पता हो, तो आ तो जाएंगे आप, बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप पहले मेट्रो में वहां पूछेंगे कि भाई मुखर्जी नगर किस मेट्रो स्टेशन के पास है, फिर वहां पहुंचने के बाद 10 लोगों से पूछेंगे, भाई कोई बताएगा और कोई नहीं भी बताएगा, सब जल्दी में होता है। किस गेट से किस गेट से निकलना है, फिर गेट से निकलने के बाद क्या करना है, फिर कहाँ पे जाना है, तो इन सारे प्रक्रियाओं में आप लेट पहुंचना था 2027 में, तो पहुंचेंगे 2028 में। लेकिन यदि आपका रोड मैप क्लियर हो जाए, विजन क्लियर हो जाए कि कहां से किससे मिलना है, क्या करना है पूरा, तो उसके बाद आप बहुत निश्चिंत होकर वहां से चलेंगे। तो आज हम ना पूरा का पूरा उसी चीज पे चर्चा करेंगे कि क्या रोड मैप होना चाहिए यदि बच्चा यूपीएससी दे रहा है। ठीक है, वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग, दिखने में कोई दिक्कत ना हो, जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है वो सहयोग और संयोग की परीक्षा हो। पहले इस चीज को समझते हैं, सहयोग और संयोग दोनों। तो आप कहेंगे सर संयोग ये समझ में नहीं आया, मैं पहले इसको कंफर्म करता हूं, क्लियर करता हूं। सहयोग किसका? सबसे बड़ी बात आती है, यदि ये सहयोग की परीक्षा है तो सहयोग किसका चाहिए? सबसे पहले तो स्वयं का, मतलब ईमानदार होना जरूरी है। स्वयं का सहयोग सबसे ज्यादा चाहिए। जब तक आप नहीं चाहेंगे, कोई दुनिया की ताकत आपको आईएएस बना नहीं सकती। तो हाँ बिल्कुल। दूसरा जो आपको सहयोग चाहिए, परिवार। जो मानसिक शांति आती है वो कहीं ना कहीं परिवार से आती है। हिम्मत जो है, माता पिता भाई बहन दोस्त प्यार जो भी है वो दूसरा। तीसरा सहयोग होता है जो आपका मार्गदर्शक। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे रोल हम लोगों का होता है कि आपके जो मार्गदर्शक हैं, जो आपके शिक्षक समूह है, एक शिक्षक का खेल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा यात्रा है, तो एक शिक्षक का खेल नहीं है। इसमें विभिन्न शिक्षकों से जब आप जुड़ेंगे ना, तो अलग अलग आयाम खुले। एक व्यक्ति सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता है, दूसरा व्यक्ति आपको बताएगा कि कुछ और भी आपको सीखना है। इसलिए यहाँ पर हम टोटल जो लोग हैं 12 से 14 शिक्षकों का समूह है जो नियमित रूप से आपसे संपर्क में रहते हैं। ये जो 14 शिक्षक हैं मुख्य परीक्षा के अलग अलग खंडों के विशेषज्ञ हैं। जैसे कोई इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे बात करेगा, बहुत अच्छा। किसी को बहुत एक्सपीरियंस है सोशल इश्यूज का, किसी को सोशल जस्टिस का एक्सपीरियंस है। एक व्यक्ति हर विषय का ज्ञानी नहीं है ना। जैसे मेरा जो एक्सपर्टीज, मैं मेंटोरशिप में एक्सपर्ट रहा हूँ लगभग 15 साल से। संकल्प नाम का एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, संघ का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन न्यूट्रल है, ऐसा नहीं कि भेदभाव करते। वहाँ मुस्लिम भी पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, उनका भी रिजल्ट होता है। वहाँ हम लोग 14 साल से, मैं व्यक्तिगत रूप से एक जो मेंटोर का भी काम कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग जो है उसको सिखाने का काम कर रहा हूँ, और एसए मेरा एक्सपर्टीज है, एसए में ट्रेन कर रहा हूँ, और ज्योग्राफी मेरा मेन सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ाता आ रहा हूँ लंबे समय से। तो ऐसे ही यहाँ पर जो शिक्षक वृंद मिलेंगे, पूरा शिक्षक समूह जो आपके साथ काम करेगा, अलग अलग खंडों का विशेषज्ञ होगा।
उसके बाद जो समूह है, इनके अलावा एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आपके साथ किनके पढ़ रहे हैं, आप किनके साथ पढ़ रहे हैं और आप किनके साथ ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। दोनों दो तरह के साथी होते हैं। एक साथी वो हैं जो क्लास के साथी हैं, एक साथी वो हैं जो क्लास के बाहर के साथी हैं, और दोनों ही साथियों का आपके प्रति थोड़ा सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए कि आपको परीक्षा केंद्रित। कुछ साथी ऐसे मिलेंगे जो परीक्षा केंद्रित नहीं होंगे, परीक्षा का ढकोसला होगा, बाकी आपको आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। साथी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जब आप स्टडी करेंगे कभी कभी मन करेगा थोड़ा चिल करें, थोड़ा बातचीत करें, तो वैसे में एक बेहतरीन टीम ग्रुप जरूरी है। तो इन सबों का सहयोग, ठीक है, स्वयं का तो सबसे ज्यादा आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो आपको साथ देना चाहिए, ठीक है। जो शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य आपको साथ दे। दूसरा क्या है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य भी मैटर करता है। मानसिक स्वास्थ्य वही बताया आपने कि कभी कभी बच्चे का ना मेंटली डिस्टर्ब रहता है, किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, कुछ पैसे की दिक्कत हो गई, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, कैसे करें, कोई बता भी नहीं रहा है, तो कभी कभी इस तरह की समस्या आती है। इसमें हम शिक्षक वृंद आपके साथ, खास करके मेरा जो रोल है वो है कि आपको 1-to-1 काउंसलिंग, चूंकि साइकोलॉजी से मैं रहा हूँ, तो काउंसलिंग आपको 1-to-1 हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं काउंसलर, जैसे आर.के. मिश्रा सर हैं, आप उनसे मिलेंगे तो वो है। अब बात आती है संयोग क्या है। इन सबों का सकारात्मक रहना भी संयोग है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे मान लीजिए मार्गदर्शक में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फैकल्टी से आपका अच्छा केमिस्ट्री नहीं बन रहा है, समझा नहीं पा रहे हैं या आप पूछ नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में भी बहुत जरूरी होता है कि एक बीच में ऐसा व्यक्ति हो जो आपको उसके ऑप्शंस उपलब्ध कराए। विकल्प भी होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि जो टीचर हमने आपके लिए तय किया वही आप तय हो जाए, ऐसा नहीं है। यदि अच्छी केमिस्ट्री नहीं बन रही है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हम आपको कुछ विकल्प ला दें। ये संयोग है। संयोग है कि सहयोगी लोग मिलेंगे, संयोग है कि अच्छे साथी मिलेंगे, तो वो ईश्वर की कृपा बनी रहे। इसलिए मैं एक चीज बच्चों को बताता हूँ कि थोड़ा सा जो स्पिरिचुअल बनिए। स्पिरिचुअल मतलब थोड़ा सा जब कभी मौका मिले, जिस किसी ईश्वर में आपकी रुचि है वहां वक्त सप्ताह में 10 मिनट 20 मिनट, यदि महाकाल में रुचि है तो शिव जी के पास बिताइए, हनुमान जी में रुचि है तो कोई मंदिर स्थान। वो ऐसा नहीं है कि मैं रिलीजन के लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी इंसान को अपने आप को बिल्कुल वैसे छोड़ देना चाहिए जैसे सूखी पत्ती नदी के ऊपर स्वयं को छोड़ देती है, नदी खुद उसको पार लगा देती है। तो ये थोड़ा सा मानसिक शांति भी, क्योंकि हम जो चीज बनने जा रहे हैं वहां इन सबों की जरूरत है। हमारा उद्देश्य है कि हम आइदर आईएएस बने और आईपीएस बने, बस इससे नीचे कोई हम समझौता नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन सारे सेक्शंस पे हमारा एक प्रॉपर तरीके का अप्रोच है। संयोग में एक और बात आती है, जैसे इस बार देखिए, इस बार का जो प्रीलिम्स है वो, उसमें बहुत ज्यादा रोल किसका है? संयोग का है। हाँ, अब देखिए, ये जो इस बार के प्रीलिम्स पे बात करना इसलिए जरूरी है, इस बार का जो प्रीलिम्स है उस पे बात करते हैं, यानी कि प्री 2026। यहां क्या हुआ कि इसने प्रश्न के रूप में थोड़ा बहुत क्या किया, परिवर्तन किया। पहला परिवर्तन क्या किया, लंबा प्रश्न बनाया। जो लंबाई है, हाँ, प्रश्नों की लंबाई बढ़ा दी। तो पहला जो है इसको बढ़ा दिया गया। इससे क्या हुआ, बच्चों का समय प्रबंधन खराब हो गया। आपने सोच रखा था कि हम 30 सेकंड में प्रश्न पढ़ लेंगे या 40 सेकंड में प्रश्न पढ़ लेंगे, अगले 2 सेकंड में आंसर दे लेंगे, अगले 3 सेकंड में आंसर दे लेंगे, यानी पढ़ने का समय आपने 40 सेकंड रखा था। प्रश्न इतना लंबा हो गया कि एक प्रश्न को पूरा पढ़ने में पूरा का पूरा 60 सेकंड चला जा रहा है, 62 सेकंड हो जा रहा है, 70 सेकंड हो जा रहा है, यानी प्रश्नों की लंबाई क्या हो गई है, बढ़ गई है ना। दूसरी बात इन्होंने क्या की है, जो तथ्य है
तथ्यों में जो कुछ तथ्य ऐसे कर दिए हैं जो साधारण बुक में उपलब्ध नहीं है। तथ्यों में थोड़ा कुछ ट्विस्ट लाया गया है, तथ्यों में कुछ विशिष्टता लाई गई। हमें इन समूह से निपटना भी है, समझना है अभी से क्या। हाँ, क्वेश्चन तो थोड़ा बना है एआई से, तो आजकल शिक्षक कोई कम नहीं है, शिक्षक और छात्र भी एआई को यूज कर रहे हैं। तकनीक का जमाना है तो तकनीक को वो शामिल कर रहे हैं। तथ्यों में जो कुछ विशिष्टता लाई जा रही है, उदाहरण के लिए आप देखिए, आप किसी भी पुस्तक में नहीं देखेंगे जो बुद्ध मूर्ति कला है, उस बुद्ध मूर्ति कला में बुद्ध रिक्त स्थान किसका प्रतीक है। ये प्रश्न, ये जो मुद्दा, ये जो टॉपिक है, ये जो फैक्ट आपको स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा। एक और जैन मतलब वो टॉपिक नहीं बदल रहे हैं, टॉपिक वो नहीं बदल रहे हैं, केवल परिवर्तन किस में ला रहे हैं, वो अंदर जो तथ्य पूछ रहे हैं उनमें से एक तथ्य को विशिष्ट कर दे रहे हैं। इस पर हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, अभी से हम सोच के चलें। माइंड मेकअप एक शब्द समझे होंगे, आपको माइंड मेकअप करके चलना, ठीक। और तीसरी बात ये है कि ठीक है, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, प्रश्नों की लंबाई ज्यादा है, लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल आपके लिए नहीं, ये किसके लिए है, ये सबके लिए, ठीक है। एक बच्चा आया है, उसको बिठा लेते हैं। हाँ, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, बैठिए, बैठिए। संजय, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप अभिषेक हैं और बेसिक ये टारगेट कर रहे हैं 2027। आप तो 28 टारगेट करेंगे या 27? 28 टारगेट, कोई बात नहीं, चीजों को समझना वही है। हम लोग 10 बजे स्टार्ट किए हैं। हम ये समझ रहे हैं कि कैसे संघ लोक सेवा आयोग सहयोग और संयोग की परीक्षा है। सहयोग किनका? स्वयं का। आप सहयोग नहीं करेंगे सब बेकार है ना। सहयोग किसका? परिवार का। परिवार यदि हिम्मत ना बढ़ाए तो फिर दिल टूट जाता है, मन टूट जाता है। सहयोग किसका? शिक्षक का। ये कॉपरेट ना करे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अगला आपको टाइम ही नहीं दे रहा है, अगला इतना बिजी हो रहा है कि उसके पास आपके लिए, ज्यादातर संस्थाओं का यही रोना है कि शिक्षक इतने ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं कि उनको एक बच्चे से ज्यादा रूबरू करना लगता है कि उनका वेट कम हो। ये सब भ्रांति है। कौन सा वेट तुम बनाना चाहते हो जो तुम्हारा वेट कम जाएगा? लेकिन शिक्षक जानबूझ के डिस्टेंस मैनेज कर रहे हैं। पता है क्यों करते हैं? ताकि वेट बना रहे बच्चे में, उनका वो डिमांड बना रहे और ताकि बच्चा उनके पीछे दौड़े। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक साइकोलॉजी। किसी के लिए यदि अवेलेबल रहोगे तो वो आपको महत्व कम देगा, तो अपनी अवेलेबिलिटी क्या कर दो, कम कर दो, तो वो तुम्हारे लिए क्रेजी रहेगा। ये सब टेक्निक ट्रिक है, ठीक। लेकिन ये ट्रिक यदि करोगे तो बच्चा टूट जाएगा। फिर तुम्हारी एक झलक देख के थोड़ी ना आईएएस निकलेगा, ठीक है। आईएएस जो है, आप भी आ जाइए, आईएएस जो है आपके चेहरे के झलक से नहीं निकलेगा, केवल शिक्षक को देख के निकलेगा। तो आपको शिक्षक को आपको क्या देना पड़ेगा? बैठिए, शिक्षक को आपको क्या देना पड़ेगा? समय। तो ये बहुत जरूरी है कि इसका सहयोग। और एक बात हमने कहा ना, शिक्षक नहीं, किसका सहयोग हो? शिक्षक समूह का सहयोग। समूह का मतलब क्या हुआ? कई शिक्षक होने चाहिए। ये नहीं कि वन मैन आर्मी चिल्ला चिल्ला के वही आईएएस बना दे रहा है। ये सब बेवकूफानी बात है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति कितनों ही ज्ञानी क्यों ना हो, उससे आपके दिमाग के सभी द्वार नहीं खुल सकते, ठीक। आपको 10 लोगों को सुनना ही होगा। कुछ लोग अलग भी बोलेंगे, कुछ लोग नेगेटिवली बोलेंगे, आपको उनको भी सुनना होगा। कुछ लोग हो सकता है पॉजिटिवली बोले, ठीक है। हर किसी के नजर में आप हीरा हो जरूरी तो नहीं। तो आप जिनके नजर में हीरा हो तो आपको बहुत महत्व देंगे, तो कहीं हो सकता है आप अति कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो कोई ऐसा भी हो जो आपको महत्व ना दे, तो आप वहां पे सोचेंगे। मतलब शिक्षक समूह आपको सोचने के लिए भी विवश करते हैं। और हर शिक्षक का अपना अपना कुछ तो कलेक्शन होता ही है नॉलेज का। तभी तो आप जब एक व्यक्ति से पढ़ते हैं, जैसे आप एक व्यक्ति से एथिक्स पढ़ रहे हैं तो अलग लग रहा है, ये तो दूसरे आयाम से बात कर रहा है।
दूसरे व्यक्ति से एथिक्स पढ़ेंगे तो लगेगा ये अलग। मतलब यदि पॉल साइंस का कोई फैकल्टी एथिक्स वाला सेक्शन लेता है तो वो अलग डायमेंशन से उसको एक्सप्लेन करेगा। हम आपको एक और व्यक्ति से मिलाएंगे जो ऑलरेडी सोशियोलॉजी के हमारे एक्सपर्ट हैं, आएंगे, जल्दी ही आएंगे। अब सोशियोलॉजी वाला जब एथिक्स पे बात करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की बात करेंगे। हिस्ट्री वाले, जैसे मान लीजिए एक हमारे यहाँ एक बुजुर्ग शिक्षक है तरुणेश चौधरी, हिंदी माध्यम में वही पढ़ाएंगे। उनसे, उनके बैच में भी एक बार आप जब सुनेंगे एथिक्स को तो वो आयाम अलग लाएंगे फिलॉसफी का, क्योंकि उनका फिलॉसफी भी सब्जेक्ट है और हमें तीनों चारों को सुनना है। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या होगा कि हम 3-4 डायमेंशन से आंसर्स के कुछ कोट्स को कलेक्ट करें। तो एग्जामिनर को लगेगा कि हम एकाकी अध्ययन नहीं करते, हम बहुआयामी अध्ययन करते हैं। कभी सुना होगा कोई डायलॉग टॉपर लोग बोलते होंगे मल्टी लैटरल अप्रोच या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। सुना है? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पेस्टल। क्या मतलब होता है? पेस्टल। पेस्टल मतलब PEST ऐसे करके LE, यानी P फॉर पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है, E फॉर इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, ठीक है, S फॉर सोशल एस्पेक्ट, T फॉर टेक्निकल एस्पेक्ट, L फॉर लीगल एस्पेक्ट। आ रही बात समझ में? तो ये जो आपने अलग अलग एस्पेक्ट में एक ही चीज को देखा, क्या था ये था मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। और एक और वर्ड आता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब बहुआयामी विश्लेषण। अभी जो हमने बात की, बहुआयामी, अलग अलग आयाम से आपने विश्लेषण किया और हर आयाम में आपने बड़े बेहतर तरीके से वर्णन किया तो आपको अच्छा अंक मिलेगा। तो मिलनी वही चाहिए। तब उनको लगता है कि ये एक ही लकीर का फकीर नहीं है। एक बार यूपीएससी के चेयरमैन, बड़े पॉपुलर चेयरमैन हुए, एक पुरुषोत्तम अग्रवाल, बड़े पॉपुलर खरूस चेयरमैन हुए थे। बड़ा स्ट्रिक्ट इंटरव्यू ले रहे थे तो उनसे एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि आप जो यूपीएससी के कैंडिडेट में क्या खोजते हैं? क्वेश्चन था कि आप कैंडिडेट में क्या खोजते हैं? उन्होंने कहा 15% नॉलेज एंड 85%, ठीक है, 85% कॉमन सेंस खोजते हैं। क्या खोजते हैं? कॉमन सेंस। पूरा मतलब पूरा जो आप ड्यूटी कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे हैंडल करें, राष्ट्र लोगों को कैसे हैंडल करें, एक से एक चचा विधायक हैं हमारे आपके पास, कैसे हैंडल करना, पूरा कॉमन सेंस। तो वो देखते हैं कि बच्चे में कितना कॉमन सेंस है। तो आपको जो तैयारी के क्रम में आपका क्या बढ़ाना है? अपना कॉमन सेंस। जैसे कोई कुछ बरगला रहा है लेकिन आपका कॉमन सेंस क्या कर रहा है? हर कोई, सबसे बड़ी बात है ना, यूपीएससी की तैयारी के दौरान हर व्यक्ति आपके पास जो भी आएगा वो आपका गुरु बनने की कोशिश करेगा। आपको उसमें से छटनी कैसे करनी है? कौन सा? कोई सीनियर टकरा गया, वो अपनी तैयारी भूल जाएगा, वो क्या किया है ये भी भूल जाएगा। आपको क्यों गाइड करेगा? ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हम लोग तो जो कर लिए तुम ये मत करो। क्या है? ज्ञान है। अब आप उस ज्ञान में से कितना अपने पास लेते हैं वो किस पे निर्भर करता है? कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस क्यों से उत्पन्न होता है? जापान में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टोटली वाई पे डिपेंड करता है। एक मान लीजिए एक रोड पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है तो जापानी सबसे पहले ये वाई सर्च करते हैं। सबसे पहले किस पर जांच बैठती है? वाई। एक्सीडेंट हो रहा है वहां, क्यों? वाई में रिपोर्ट जो आती है तो उसमें मान लीजिए कि रोड खराब है तो फिर उसका वाई जांच करते। फिर पता चलता है कि इसमें माल खराब यूज हुआ था तो उसका वाई जांच होता है। तो पता चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था वो करप्ट था तो उसका वाई पूछता है कि कॉन्ट्रैक्टर करप्ट क्यों था, किस तरह के प्रॉब्लम से वो ग्रसित है, क्या उस पर कोई लोन है। कई तरीके की जांच होती है। वाई। हमें कॉमन सेंस बिल्डअप करने के लिए अपने दिमाग में क्या लाना होगा? कॉमन सेंस बिल्डअप करने के लिए अपने दिमाग में क्या लाना होगा? वाई। कोई मुझे बहुत ज्ञान दे रहा है तो क्या पूछेंगे? वाई। क्यों भाई? क्या मैंने ऑर्गेनाइजली आपसे अपॉइंटमेंट लिया कि आज 10 बजे मैं आ रहा हूँ, मुझे ज्ञान देना? यदि मैं अपॉइंटमेंट लिया हूँ कि मैं नोएडा से आ रहा हूँ 10 बजे मुझे ज्ञान दीजिएगा, तब तो ठीक है, आप ज्ञान दे दो।
लेकिन बिना मतलब के, बिना किसी कारण के, बिना मांगे यदि आपको कोई दे रहा है तो आपको पूछना होगा व्हाई, इसमें इसका क्या फायदा है या इसमें इसका क्या नुकसान है और ये ऐसा क्यों बोल रहा है। सपोज मान लीजिए आपका परम मित्र है, ये लड़का है संकेत, इसका एक प्यारा दोस्त है अनिक, एक थर्ड पर्सन आया और अनिक की बुराई कर रहा है, इसको सबसे पहले क्या सोचना है, व्हाई, ये आदमी अनिक की बुराई क्यों कर रहा है। हो सकता है पैसा ना दिया हो इसलिए बुराई कर रहा है, या हो सकता है सम्मान ना दिया हो इसलिए बुराई कर रहा है, हो सकता है अनिक ने कुछ ना कुछ क्यों। तो क्यों से यदि कॉमन सेंस का ये एग्जाम है तो कॉमन सेंस की माँ का नाम क्या है, व्हाई। जिस दिन माँ आ जाएगी आपके दिमाग में उस दिन अपने आप कॉमन सेंस डेवलप होता है। ठीक है, तो ये अब यदि कोई कहे कि अब आईएएस साधारण बात नहीं रही, कई लोग बोलेंगे भाई पीटी ना अच्छे का नहीं निकल रहा, कोई ये भी कहेंगे मास्टर से भी नहीं बन रहा, हो सकता है ऐसा कहेंगे। तब आपको वहां फॉर्मूला नंबर 3 लगाना है। क्या लगाना है कि भाई हार्ड है तो किसके लिए, सबके लिए है, और यदि सबके लिए हार्ड है तो क्या होगा, कट ऑफ नीचे जाएगा। कट ऑफ क्या जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे जहां जाएगा वहीं पे हम मिल जाएंगे। हम यदि ऊपर नहीं आ सकते तो तुम नीचे आ जाओ। अल्टीमेटली तो केवल क्या है, ये एक तरह का एंट्री पास, कट ऑफ नीचे आएगा, हम वहीं से टच कर लेंगे। रात में ऐसे ही मेरे 2 जो टॉपर हुए हैं पिछले साल के, उसकी एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो मैंने इनका जो एक ग्रुप है, इंग्लिश मीडियम वाला ग्रुप है, उसमें डाल दिया मैंने कि देखो ये क्या कह रहा है। 2 बातें कह रहा है ये कि पहले तैयारी किसकी करो, मेंस की। जब तक पूरी तैयारी मेंस की ना हो जाए प्रीलिम्स के लिए ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे मेरे पास आते भी हैं, मान लीजिए कोई 27 देता तो मैं कहता हूँ दिसंबर तक पूरा फोकस किस पे करो, मेंस पे, एंड जनवरी से तुम फिर क्या शुरू करो। एक बार आप मेंस बहुत अच्छे से कर जाते हैं ना, कसम से वो आपको क्या दे देगा, कॉमन सेंस। क्या दे देगा, जब आप मेंस पूरा करेंगे तो इस दरमियान आप गुजर जाएंगे इतने शिक्षकों से, 14+ एक्सपीरियंस वाले शिक्षक से। तो जब 14 लोगों को, अच्छे लोगों को अच्छे देर तक एक पर्टिकुलर डायमेंशन में सुनते जाएंगे तो आपका क्या डेवलप होगा। आप देखिएगा 1-2 महीने बाद अपने आप को ही पहले से कंपेयर करिए, डे 0 से लेके अब में कंपेयर करेंगे, धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि अब चीजें समझ में आने लगी है। और एक बार जब पूरा फिनिश हो जाएगा, जब दोबारा आप लिखेंगे तो उसके बाद दौर शुरू होता है आंसर राइटिंग। जब आप, बच्चा कहता है ना सर जनवरी से प्री का तैयारी करेंगे तो मेंस छोड़ देंगे, नहीं, आज ही हमने रील शेयर किया कि कितनी बार आंसर लिखनी है। देखना, एक बच्चा जो टॉपर हुआ है वो बताया है कि उत्तर को 1000 बार लिखना है, जितनी ज्यादा बार लिख सकते हो उत्तर प्रश्न को, जो PYQ को और संभावित प्रश्न को, उत्तर लेखन की प्रैक्टिस यदि दिन भर हम पीटी के लिए कर रहे हैं तो रात का 2 घंटा 3 घंटा तय कर लेंगे लिखने। आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग कभी छोड़ने वाली चीज है ही नहीं। हाँ, आंसर राइटिंग ही रैंक देगा। आप आईएएस बनोगे या आप आईपीएस बनोगे या आप आईआरएस बनोगे, ये किस पे डिपेंड करता है, आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग को लेके ये भी सोचना है कि मेरा आंसर दिन ब दिन क्या करे, इंप्रूव करे। अच्छा, अपना आंसर इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आइडियल सेट करना पड़ेगा, आदर्श उत्तर। आदर्श उत्तर उस मॉडल आंसर को नहीं कहते जो कोचिंग वाला देता है। हर कोचिंग वाले में 3-4 टेक्निकल लोग होते हैं जिनका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं होता है, और आदर्श उत्तर कौन तैयार करता है, ये कड़वा सच है। आपको लगता है कि कोई कोचिंग वाला मास्टर बैठ के वो करता होगा टाइपिंग वाइपिंग और तैयार करता, नहीं, एक टीम रखता है सबके यहाँ, जो जितनी बड़ी कोचिंग उसका उतना बड़ा टीम, और उस टीम में कौन लोग, टाइपिस्ट, और कौन लोग, कंटेंट डेवलपर नाम का एक प्राणी समाज में विकसित हो गया। उसको, उस प्राणी का क्या नाम है, 100 लोग यदि जॉब मांगने आते हैं स्वच्छंद आईएएस में, तो उसमें से 80 लोग क्या होते हैं, हाँ, जिसको कुछ नहीं आया, अब जॉब का मन है तो आके क्या बनना चाहते हैं, कंटेंट डेवलपर या कॉपी चेक। तो ये दोनों काम होना किसका चाहिए, टीचर का। कंटेंट किसका हो, कंटेंट की क्वालिटी बेस्ट किसकी हो, टीचर की। कॉपी चेक बेस्ट कौन करेगा, टीचर। लेकिन पूरी जो जगत है, समुदाय है, इसमें कॉपी चेकिंग नाम की एक प्रजाति है
और कंटेंट डेवलपर नाम की एक प्रजाति, एक समुदाय बन गया, सैकड़ों लोग आते हैं। तो इन चीजों पे हम सबसे पहले बात करना जरूरी था कि देखो इस बार के प्री को लेकर यदि कोई नकारात्मकता है कि फलानी का नहीं हुआ, चिलाना का नहीं हुआ, ढेकना का नहीं हुआ, तो आपको कहना है ठीक है उनका नहीं हुआ, क्यों? सच में प्रश्नों की लंबाई ज्यादा थी, ठीक है, तथ्यों में कुछ थोड़ा घुमावदार विशेषता था, लेकिन वो ट्रिकी था। कई प्रश्न जो यूपीएससी के होते हैं, इस बार भी 15-16 प्रश्न हमने ऐसे देखे जो सिर्फ पंक्चुएशन बेस्ड था। पंक्चुएशन समझते हैं? पंक्चुएशन का मतलब होता है कोई ऐसे शब्द का प्रयोग करना जिसमें केवल, एकमात्र, जैसे एक स्टेटमेंट था, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत के एकमात्र राज्य से सीमा बना है। देखो दो बार क्या यूज किया, एकमात्र। ये सही बात है कि सिक्किम एक ही राज्य से सीमा बना है, तो वो कौन है? पश्चिम बंगाल। ये सही है, सिक्किम एक राज्य से सीमा बनाता है और वो है पश्चिम बंगाल, ये सत्य है। तुम भी तुरंत, तुम्हारा माइंड तुरंत अलर्ट होगा, कहां चला जाएगा तुम्हारा माइंड? सिक्किम। माइंड का गजब खेल है, जो शब्द बोलोगे माइंड तुरंत वहां चला जाएगा। योग निद्रा नाम का एक टेक्नोलॉजी है योग। आपने योग सूत्र किसने लिखा है? पातंजलि। योग सूत्र किसने लिखा है? पातंजलि। तो पातंजलि के योग सूत्र में योग निद्रा नाम का एक टेक्निक है, उसमें मस्तिष्क को थकाया जाता है, उसके इसी कमजोरी का फायदा होता है। पीठ के बल लेटा दिया जाता है, एक बहुत ही कंफर्टेबल रूम होता है, तकिया नहीं दिया जाता है, शरीर को ढीला छोड़वा दिया जाता है और फिर मस्तिष्क को वर्ड्स दिए जाते हैं कि इमेजिन करो कि तुम एक घनघोर जंगल में। मस्तिष्क तुरंत कहां चला जाता है? अरे मस्तिष्क का नेचर है, तुम शब्द बोलो, मस्तिष्क कहां चला जाएगा? जंगल में। अब जंगल में एक पुराना शिव का मंदिर है, बड़े घने बरगद के पेड़ के नीचे। अब दिमाग तुम्हारा तुरंत क्या बना रहा है? बरगद का पेड़, घना जंगल, शिवलिंग पर एक फूल चढ़ा है, फूल बहुत ही अलग है, नीले और श्वेत वर्ण का फूल है। दिमाग बनाना शुरू कर दिया, शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर नीला श्वेत वर्ण का, और दूर से घंटे की आवाज आ रही है, दिमाग वो साउंड भी कैच कर रहा है। और ऐसा 15-20 मिनट तक करवाएगा। पता है क्या होता है? दिमाग थक जाता है, डीप स्लीप में चला जाता है। इसी को कहते हैं योग निद्रा। क्या कहते हैं? योग निद्रा। जैसे 1-2 महीने से तुम ठीक से नहीं सो पाए, हाँ 1-2 महीने से 3 महीने से तुम ठीक से सो नहीं पाए। क्यों नहीं सो पाए? तो कभी गर्मी था, कभी मन नहीं लग रहा था, और एक बार यदि 15 से 20 मिनट का योग निद्रा कर दिया तो 2 महीने की जो थकान है ना, मानसिक, वो दूर कर। इसलिए बहुत सारे अच्छे से स्टूडेंट जाते हैं विपश्यना करते हैं, देखेंगे बढ़िया बच्चा जाता है, जो सेलेक्ट हो रहा है वो विपश्यना में आपसे छीन लिया जाता है मोबाइल, आपका जान प्राण ही छीन लेता है। नो मोबाइल, नो कनेक्शन दुनिया से, बाकी के दुनिया से आपको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। आप एकदम अकेले रहते हो, रोने लगता है 2-3 दिन बाद आदमी खूब जोर जोर से चिल्ला के। मैं गया हूँ विपश्यना, आपको एकदम नेचुरल प्लेस में दुनिया से काट के रख दिया जाता है, खाना एकदम सादा दिया जाता है, समय पे एकदम सेकंड लेट नहीं, पैसा पहले ले लेता है, खाना समय पे देता है, और एक साथ सबको बुलाया जाता है, कोई बात नहीं करना है, और फिर डिफरेंट योगा कराया जाता है, फिर अपने कमरे में भेज दिया साधारण बिछावा। वहां आप अपने आप से मिलते हो। आपकी मुलाकात किससे होती है? रियल संकेत उपाध्याय से, रियल अभिषेक से, है ना, रियल अनिक से आप रूबरू होते हो, क्योंकि कोई फोन नहीं आ रहा। और 7 दिनों तक ऐसा करना होता है। कोई दिन तीसरे दिन भाग जाता है, कोई दरवाजा हटा के, हमको नहीं करना, अब हम फट जाएगा दिमाग। 7 दिनों के बाद एक नया व्यक्ति बाहर होता है, क्योंकि उसका पूरा क्या हो जाता है? डिटॉक्स कर दिया जाता है, थॉट डिटॉक्स। हमने तो 3 बार ये डिटॉक्स किया है विपश्यना में जाके। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीजें जरूरी क्यों हो जाती है? क्योंकि तैयारी के दरमियान विचारों का गुबार उठता रहता है। बैठे थे घर में तो घर में भी कुछ विचार चल रहे हैं, पढ़ रहे हो तो उस समय भी कुछ विचार चल रहे हैं, तो विचारों का फिल्टर जरूरी है। तो ये सारी बातें तो चलो मेन चीज है, इसको समझना जरूरी था। संयोग जो है, कुछ भी हो, आप यदि थोड़ा सा क्या यूज कर लोगे, संयोग का उपाय क्या है?
संयोग का उपाय क्या है? कॉमन सेंस। अभी मैं आ रहा था और एक अनजान जगह पे अचानक बाइक बंद हो गई और फिर स्टार्ट नहीं हुई। संयोग था क्योंकि तेल तो अभी ही डला था। तो सबसे पहले मैंने कॉमन सेंस लगा के क्या चेक किया? तेल भरा पड़ा था उसमें। फिर मस्तिष्क में आ गया, अरे बच्चा वेट कर रहा है और मैं जो है यहाँ पे संयोग से उस समय बच्चे को, जब तुम्हारा ये जो परिस्थिति विपरीत होती है ना, तो चीजें और भी एंड टाइम पे, अभी तक ये कॉल नहीं किया, सेकंड कॉल तब किया जब बाइक खराब पड़ी। फिर मैंने इसको यूज किया, कॉमन सेंस। क्यों? तेल नहीं होगा तो तेल चेक करो, तेल तो है, फिर क्यों? तो हो सकता है कहीं समस्या होगा। तो पता चला कि रिजर्व में गाड़ी देना पड़ेगा। हमने रिजर्व किया तो आ गया स्टार्ट। लेकिन यदि मैं पैनिक हो जाता तो फिर वहां पे क्या होता? डिले हो जाता। मैं क्या हो जाता? 27 की जगह 28 हो जाता, 28 की जगह 29 हो जाता। तो पैनिक नहीं होना है। और हर चीज में क्या लगाना है? कॉमन सेंस, है ना। बार बार मार्गदर्शक भी नहीं बदलना है। तो क्या होता है कि आप मान लो इसको बदल के उसके पास गए, वो भी कहां से शुरू करेगा? हर व्यक्ति आपको कहां से शुरू करेगा? शून्य से। हर व्यक्ति आपको कहां से प्रारंभ करने की कोशिश करेगा? शून्य से। और पहले वाली चीजों को वो तरजीह नहीं देगा। और बार बार शून्य पे ही रहोगे तो तुम 99 पे कब पहुंचोगे? ये भी जरूरी है कि ठीक है, हाँ, बार बार स्टार्ट मत करो। पहले एक रास्ता चुनो, बहुत सोच समझ के चुनो। ऐसा नहीं कि आज आए आज ही चुन लिए, ऐसा कुछ नहीं। और एक बार रास्ता चुनो तो उस रास्ते को अच्छा समझो, अच्छा मानो। हर कोई यही करता है। कंकड़ को शिव मान लेता है, कंकड़ शिव हो जाता है। आलू में गणेश जी देख लेता है तो आलू भी गणेश जी वाला रिएक्शन दे लेता है। तो आप सबसे पहले चुन लो। चुन लिया तो फिर उसको बुरा मत मानो, फिर उसको मान लो अच्छा, चाहे वो निष्प्राण निर्जीव ही क्यों ना हो। छोड़ो, सजीव भी छोड़ दो, निष्प्राण निर्जीव ही क्यों ना हो, और फिर उसको अच्छा मानो। अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। और फिर पाठ्यक्रम को आत्मसात करने का प्रयास करो। और कैसे होगा पाठ्यक्रम आत्मसात? पढ़ो जितना, उतना ही चिंतन भी करो, सोचो। अब एनसीईआरटी ने न्यायपालिका को करप्ट कहा, क्यों? नहीं, एक मीम टाइप का भी मटेरियल है, वो बार बार उसको बोलता है क्यों, इस तरह का एक होता है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब वहां पे कहां कहां करप्शन है वो अपने आप माइंड में आ जाएगा कि निचले लेवल पे यहाँ करप्शन है, इसलिए बोला गया। फाइलों को दबा दिया जाता है, इसलिए रुका जाता। तारीख पर तारीख मिलावट मुजस्सा जो होता है सिस्टम, उसके कारण हो जाता है। कई सारे आपको उत्तर मिलने लगे। तो ये सारी बातें हमने आज की कि सबसे पहली बात की जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, सहयोग और संयोग की परीक्षा है। सहयोग कोई करता नहीं है, आपको दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। आप सोचोगे कि कोई उठ के आगे सहयोग करे आपको, नहीं, ये आप ही को प्लान बनाना पड़ेगा। सामने वाले से मुझे क्या है? सहयोग चाहिए, तो हम उसके पास जाएंगे कि वो मेरे पास आएंगे? आप ही आएंगे ना। कुआं है वो, आपको जल लेना है, कुएं का सहयोग से जल मिलेगा। तो कुएं के पास आप जाएंगे या कुआं आपके पास आएगा? तरीका, टेक्निक, बहुत ही हम्बल होके। मान लीजिए बहुत सारे शिक्षक आ रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा ये बच्चा यहाँ पे ज्यादा समय देता है, पास के पीजी में रहता है, आप भी पास वाले ही, तो ये जल्दी आ जाते हैं और यहीं पे इनके पास चाबी होता है पीछे बैठ के। अब इन्होंने देखा कि कोई शिक्षक आए, खाली बैठे हैं, सर भी नहीं, तुरंत अपना एक कॉपी पेन पीछे छुपाए हुए वहां जाना है और उनको प्रणाम करना है, प्रणाम सर, और फिर उनसे सहयोग लेना है। कि पहले जान लेना है कि किस चीज का टीचर, 1-2 दिन समय लेना है भाई किस चीज का फैकल्टी। यदि इसने उम्र के 60-65 बसंत इसी में गुजारे हैं, तो ये 60-65 बसंत का अनुभव तो होगा। तो एक बार उनसे सहयोग लेने का प्रयास करेंगे कि देखें जरा ये क्या गाइड करते हैं, और उस गाइडेंस को हूबहू नहीं ले लेंगे। कभी कभी गाइडेंस भी बायस्ड होता है। एक फिलॉसफी का थ्योरी है कि ह्यूमन बाय बर्थ बायस्ड, हम लोग सब क्या हैं? बायस्ड। बायस समझते हैं? बायस का मतलब क्या? एक तरफा झुकाव, किसी खास तरफ झुकाव रखने को, उसको बायसनेस कहते हैं, पार्शलिटी जिसको कहते हैं। तो हम देखेंगे, समझेंगे, जो कोई मुझे कुछ दे रहा है उसको फिल्टर करेंगे। कोई भी मुझे कुछ दे रहा है तो उसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। यूजफुल चीजों को अपने स्थान देंगे, अपनी डायरी में, अपने नोट्स में। यूजलेस चीजों को क्या करेंगे? समझ लेंगे, उसको कॉमन सेंस लगा लेंगे। ये तो इन्होंने इसलिए कहा।
ठीक है। यदि कोई कह रहा है कि ये सब मत पढ़ो और हमको पढ़ के अच्छा लग रहा है, तो हम क्या पूछेंगे, वो क्यों बोला ऐसा? तो समझ जाएंगे कि ये थोड़ा जो है अलग माइंड का है, इसलिए। चलिए अब आते हैं बात को कि ठीक है, ये सारी बातें हम समझ गए सर। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको परेशान करेगी कि 3 परीक्षा है। पहली परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा है। 93 से 94% लोग यहीं रह जाते हैं, उनका क्या नहीं निकलता, प्रारंभिक परीक्षा, पीटी ही नहीं निकलता। जैसे 500 का बैच चल रहा है किसी कोचिंग में, पीटी कितने का निकलता है? कभी कभी तो एक का। हम अपने ही संगठन की बात करते हैं, वहां जब हम रह रहे थे उसमें हॉस्टल में, तो वहां पे हम वहां रह रहे थे 2010 से। 10 रहे, 11 रहे, 10 और 11 में सिर्फ 2 ही लोगों का पीटी निकला था, उसमें से एक हम थे जो बाहर से आए। और जहाँ कितने रहे थे? 35 लोग। निकला किसका पीटी? कितने का? एक का। तो पीटी क्यों नहीं निकलता है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, वो अलग बात है। दूसरी परीक्षा क्या है? जब इसको पास करते हैं तो मुख्य परीक्षा। समस्या क्या है पता है? आपके मन में ये चलता है कि पहले किसको तैयार करें, पहले पीटी या पहले मेंस। अभी जस्ट बताया कि पहले मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी कर लीजिए। और यदि हम 27 अटेम्प्ट ले रहे हैं तो हमारे पास दिसंबर तक का टाइम, और यदि हम 28 अटेम्प्ट ले रहे हैं तो हमारे पास और ज्यादा टाइम है। किसके लिए? मुख्य परीक्षा। प्री के लिए तो, और जो 21-21 में दे रहा है उसको तो पता नहीं कितना समय है ना, बहुत ज्यादा समय, छोटे बच्चों को ज्यादा समय। तो मेरा मानना है कि पहले आप किसकी तैयारी करिए? मुख्य परीक्षा। और उसके बाद आप करिए किसकी तैयारी? उसके बाद आप करिए प्री की तैयारी। और प्री की तैयारी जब करिए तो उसमें मेनली जब मई में प्री है तो इसका कालखंड पहले से दिमाग में सेट कर लीजिए कि जनवरी से मई तक ये जो आप करेंगे तैयारी, एक होता है ना गहन तैयारी। मतलब गहन तैयारी का मतलब है जनवरी से मई तक बहुत ज्यादा आपका 99% फोकस किस पे हो जाए। और जो आप मेंस से तैयार करके आएंगे, जो मुख्य परीक्षा से तैयार करके आएंगे, यही आपको जो मुख्य परीक्षा के दौरान आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वो डेप्थ में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो मुख्य परीक्षा के लिए की गई तैयारी, मुख्य परीक्षा के लिए की गई तैयारी जो होगी, आपको आधार प्रदान करेगी, पीटी में बहुत मदद करेगी और पीटी निकलने का चांस बढ़ जाएगा। कारण क्या है कि वो सारी संकल्पनाएं जो आपने बहुत डेप्थ में पढ़ी, विस्तार से पढ़ी और उसको लिख लिख कर अभ्यास किया, यही चीजें आपको गहन तैयारी में मदद करेंगी। और यहां अभ्यास ज्यादा करेंगे क्योंकि आपको पहले से ही पूरा स्टैटिक नॉलेज है। तो पीटी के दरमियान जो जनवरी से मई तक करेंगे, इसमें आप ज्यादा फोकस करेंगे कि कैसे आप सीसैट को क्लियर करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर आप देखेंगे कैसे आप करंट पर कमांड करेंगे, क्योंकि साल भर का करंट करना है, तो सेकंड प्रायोरिटी। और फिर आप जो करेंगे वो सेट करेंगे। ठीक है। अब जनवरी से मई तक में आपके पास महीने भी तो हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मार्च अप्रैल जो है वो सेट का है, इन लोग पहले दिन से सेटे लगाता है। फरवरी में पूरे पिछले साल का कंपाइलेशन करके कमांड कर जाइए, तभी तो सेट में जो करंट आएगा सही करेंगे। रणनीति पहले से तय है मेरा कि कौन से मंथ में क्या करेंगे, पूरा पेज पे आप अपने तरफ से भी कुछ
दिमाग लगा लीजिएगा। और जनवरी में 1 महीने में लगातार सीसेट को क्रैक कैसे करना है, बस हमको बहुत ज्यादा टॉपर बनने की जरूरत नहीं है। यदि मेरा गणित अच्छा नहीं है तो अच्छा हुआ, नहीं अच्छा है, नहीं तो गणित में फंसे रहता है। तो ऐसा सोचना है। यदि अच्छा है तो अरे वाह, हमको कुछ नंबर गणित से भी मिल जाए, यानी दोनों पक्ष में सकारात्मकता देखें। तो ये चीजें हम चाहते हैं कि अभ्यास के दौरान 1 महीना लगातार, पहले जनवरी में, सबसे पहले जनवरी फरवरी में क्या लग जाए, सीसेट कमांड हो जाए, सीसेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर जो फरवरी का महीना हो, दिन दिन भर में पूरे साल का आप चाहे AI यूज करिए, कुछ भी यूज करिए, आप उससे क्या कलेक्ट कर लीजिए, तुरंत हो जाएगा। 12 महीना, 13 महीना, 16 महीने का क्या करंट एक जगह तुरंत। जितना इंटेंसिव चाहेंगे, जितना डेप्थ में चाहेंगे, उतना डेप्थ में हर तरह का टूल अब उपलब्ध है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है तो क्लॉड यूज कीजिए, क्लॉड बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर देता है, ठीक है। यदि सिंपल देखना है तो जेमिनी भी दे देता है। तो इस तरीके से आप खुद का कलेक्शन एक अपना प्रिंट करके रखें। और वो जो नोट्स उधर का था, उसी नोट्स से कुछ छटा हुआ नोट्स उसी समय, मुख्य परीक्षा के नोट्स बनाते समय हमेशा मैं कहता हूं कि आपकी कॉपी का एक विभाजन कीजिए, ठीक है। आपकी कॉपी का एक विभाजन कीजिए। ये जो आपका कॉपी का पेज है, इस पेज में मैं चाहता हूं कि आधा सेक्शन पहले से ही किसके नाम कर दीजिए, प्री के नाम। मेंस की पढ़ाई करते समय कुछ भी आपको थोड़ा अद्भुत अकल्पनीय लगे, नहीं लगे कि प्री ओरिएंटेड है, तो उस फैक्ट को यहाँ कलेक्ट करते जाइए हर पेज में। उससे पता है क्या होगा कि बाद में एक दिन बैठ के उन सबको आप एक जगह कर सकते हैं, एक जगह कर सकते हैं इजीली बैठ के। यदि दिन रात बैठ गए आप लाइब्रेरी में, तो वो सारा जो कलेक्ट किया तो उससे स्टैटिक कवर हो जाएगा। तो स्टैटिक जब भी नोट्स बनाइए, कोई भी, इवन आप तो यदि आप एथिक्स भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी यदि आपको लगे कि कुछ प्री ओरिएंटेड बात हो रही है, पूछ लीजिए शिक्षक से कि सर इस तरह के टॉपिक से कुछ प्री का भी बन सकता है। पूछने में क्या फर्क है। सबसे बड़ी चीज है 2 माइक क्यों है। एक माइक हमेशा किसके लिए यूज करिए, पूछने के लिए। और पूछने में घबराना नहीं है। यदि आप पूछने में घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, इतनी छोटे समूह में ये हाल है तो बड़े समूह में और बेरा गर्क हो जाता है। और शिक्षक ही नहीं, हर व्यक्ति अप्रोचेबल है। कोई कितनों अपना भूमिका बांधे, होता है थोड़ा स्वांग रचे, अल्टीमेटली आप उस स्वांग को तोड़ के आप उनसे लीडर होकर बात करिए। और ये राइट अपने माइंड में रखिए। मैं कई बार देखता हूँ कि यदि शिक्षक बहुत प्रभावी आ जाए तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है उससे। एक सीसेट में हमारे यहाँ पे शिखा पंत मैम आई है, अभी भी मैसेज कर रही हैं कि क्लास लगाएंगे सीसेट का। तो टीचरों को तो इनकम चाहिए। हमने बोला मैम जनवरी में लगाएंगे। तो वो आई थी तो मैं देख रहा था कि उनकी अंग्रेजी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ही अच्छी है ना, मतलब हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलती है। कोई होता है शशि थरूर है, लेकिन उनका ना कॉन्फिडेंस लेवल और इंग्लिश स्पोकन कितना बेहतर है, क्योंकि वो गेट वाले को पढ़ाती हैं और हाई लेवल को पढ़ाती हैं, तो उनका थोड़ा लंबा अनुभव है, एज हो गया पढ़ाते पढ़ाते। तो जो 10 महीना पढ़ाता है तो उनमें आ जाता है थोड़ा थोड़ा ग्रेस, वो वर्षों पढ़ाई है। तो मैं देख रहा था कि बैच में कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं था, गलत था वो। आप इस बात से मत डरो कि आपसे क्या हो जाएगी, ग्रामेटिकल फॉल्ट हो जाएगा या आपसे, और अच्छा है ना कि 2 मिनट फिर वो आप पर फोकस करके आप ही का ग्रामेटिकल करेक्शन करेगी। थोड़ा डांटेगी तो थोड़ा याद भी रखेगी। टीचर किसको याद रखता है, या तो जो घोड़ा होता है या तो जो गधा होता है, खच्चरों को याद नहीं रखता। ऐसे बता रहा हूँ कि या तो जो बच्चा बिल्कुल ही एकदम कुछ नहीं आता हो लेकिन बोलता खूब हो पटर पटर क्लास में, टीचर उसको याद रखता है, अच्छा तुम आओ इधर, और ध्यान भी देता है। ऐसा नहीं है कि यदि टीचर को लग जाए कि इस बच्चे को मेरी अलग से जरूरत है, वो फिर आपको अलग से पढ़ाए, किसी को नहीं पढ़ाएगी, वो भी आपको अलग से पढ़ाए, क्योंकि आप उसको याद हो जाओगे। वो सोचेगा कि सीखना चाहता है, लेकिन जो चुप है एकदम गूंगा, बैच में आ रहा है, भीड़ बढ़ा रहा है, संख्या बढ़ा रहा है, बस बैठा है, ना कुछ पूछता है ना कुछ, उसको शिक्षक ध्यान नहीं दे रही। याद भी, नाम भी नहीं याद रहेगा उसका। नाम किसका याद रहेगा, जो बार बार प्रश्न पूछ रहा है उसका नाम, क्या नाम है तुम्हारा, ये अनिक, तो अनिक याद आ गया, ये बहुत प्रश्न पूछता है लड़का, हाईलाइट हो जाता है। तो अक्सर ट्राई टू बी हाईलाइटेड इन योर क्लास। यदि आप क्लास में हाईलाइटेड नहीं हो पा रहे हैं तब तो ये दब्बू है। और हाईलाइटेड होने में बहुत कॉमन सेंस की जरूरत है कि पूछते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि एकदम जेन्युइन क्वेश्चन पूछें।
और वो जेन्युइन क्वेश्चन तब आएगा जब टीचर को ध्यान से सुनेगा, है ना। तो चलिए अभी आपको भी जेन्युइन होने का पूरा मौका देंगे हम, क्वेश्चन आप ही पूछिएगा। तो ये मैंने कहा कि पहले कौन, पहले पीटी या पहले मेंस? पहले मेंस। और मेंस की तैयारी के लिए मिनिमम टाइम मेरे अनुसार से मेंस की तैयारी के लिए कम से कम चाहिए तो आपको 8 महीना चाहिए। और यदि नहीं है 8 महीना, 8 महीना क्यों कह रहा हूँ मेंस के, वो भी एकदम दिन रात एकदम होता है ना टूट के, तब जाके 8 महीने। मैंने तो 18 महीना क्या 2 साल 3 साल 8 महीने की जो मेंस की तैयारी थी, ये क्लास और कोचिंग की नहीं, आपकी खुद की तैयारी की। दोनों मैनेज कर सके तो अच्छी बात है कि कोचिंग भी मैनेज कर लिए और खुद भी घर में 3-4 घंटा बैठ रहे हैं या लाइब्रेरी में 4 घंटा बैठ रहे हैं। 3 घंटे के यदि कोचिंग करते हो तो 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के इसको प्रिपेयर करो और टारगेटेड प्रिपेयर करो, डेडलाइन तय करें। अब कई लोग कहेंगे कि जरा 8 महीने में कहाँ से हो जाएगा, किसी का मैं लिख के देता हूँ, ऐसे क्या नहीं मिलेंगे, मैं लिख के देता हूँ। ये तुम 8 महीने में कर लिए तो मूछ नहीं भी होगा तो ही बोलेंगे मैं मूछ मुड़ा दूंगा। ये सब नवसिखित हो, सबकी अपनी अपनी गति है, किसी की गति धीमी होती है, किसी की गति तीव्र होती है। ठीक है भाई, नहीं हो पाएगा, कोई यदि कहे कि नहीं हो पाएगा, मूछ मुड़ा, हमने नहीं, मूछ नहीं मुड़ाना है, अच्छा लग रहा है बनाए रखो, सिर भी मत मुड़ाओ, सब अच्छा है, मान लिया मैंने कि 8 महीने में नहीं, चलो हम 12 महीने में करें, चलो तुम्हारे बात मानते हैं 18 महीने में करेंगे, लेकिन बेटा हमारे पास, भैया बाबू मेरे पास इतना समय नहीं, मेरे पास लिमिटेड समय है, मुझे 27 में देना है, तो अब मेरे पास जो बचा समय उसी में करेंगे ना, डबल शिफ्ट कटेंगे, ओवर टाइम करेंगे, है ना। हमको यदि ज्यादा कमाना है तो हम ओवर टाइम करेंगे, और बस। तो आपको जितना समय है ना उसको बांट लीजिए कि हम क्या करेंगे। यदि ज्यादा समय है तो मल्टीपल टाइम हम मेंस को भी कराएंगे। पीटी तब निहारेंगे, पीटी को तब निहारेंगे जब पीटी आएगी, ठीक है। जब पीटी आएगा तो क्वेश्चन ले आएंगे, एक नजर मारेंगे कि और क्या नया हो गया, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ पीटी के नाम पे क्या होगा, नया होगा। तो जब कुछ नया होगा पीटी के नाम पे, तब उस नएपन को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिलेबस तो आपने देख ही लिया है, सब कुछ देख लिया, पहले अब मुख्य परीक्षा में पहले क्या पढ़े, ये सबसे बड़ी बात है। मुख्य परीक्षा में 2 बातें आती हैं, पहले ऑप्शनल करो, पहले जीएस करो, है ना। तो अब हम ये देख लेते हैं कि यदि हमारा मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी कर रहा हूं, तो अब यहाँ पे बात आती है, कई ऐसे मासूम मुझे मिलते हैं जो दिसंबर तक, मतलब फॉर्म भरने तक तय नहीं कर पाते हैं कि ऑप्शनल क्या लेना है। 1-2 ऐसे भी नवसिखुए मासूम मिलते हैं कि वो तय ही नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा विवाह के लिए पत्नी चुनने जैसी स्थिति होती है कि आप क्या तय करें। तो मुख्य परीक्षा की सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है बच्चे, उसको मैं 4 पार्ट में बांटूंगा। पहला पार्ट है कि यदि आप हिंदी भाषी हो तो अनिवार्य अंग्रेजी बहुत जरूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। यदि हिंदी मीडियम है तो अनिवार्य अंग्रेजी, जो कंपलसरी इंग्लिश नहीं होता, इसको पास करना जरूरी होता है। और यदि आप प्योर इंग्लिश मीडियम है तो अनिवार्य हिंदी भी देखना है, हल्के में नहीं लेना है। यदि फेल हो गए तो पूरी कॉपी नहीं जचेगी, यदि फेल हो गए तो पूरी कॉपी जांच नहीं होगी। इसलिए जो कंपलसरी इंग्लिश है या कंपलसरी हिंदी है उसको देखना जरूरी है, ठीक है। तो हम दोनों लिख देते हैं, कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी। ज्यादा समय नहीं देना है इसको ना मॉर्निंग वॉक की तरह यूज करना है। जैसे कोई एक शेड्यूल बना लेता है मॉर्निंग वॉक कि सुबह 5 बजे उठूंगा, आधे 1 घंटे में मॉर्निंग वॉक कर दिया। कोई शेड्यूल बना लेता है जिम का, तो रोज टाइम निकाल ही लेता है जिम पे करेजी लोग। तो वैसे ही इसका एक फर्स्ट, मेरे अनुसार से प्रथम प्राथमिकता जो है इसको देनी चाहिए। बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, ठीक है, बहुत बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। इसका एक नियमित सेवन अनिवार्य है, मैंने कईयों को इसमें फंसते देखा है। तो दूध नहीं, बस पास मार्क्स चाहिए 10th लेवल का, लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाती है यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, ठीक से अभ्यास किए ही नहीं।
हाँ नहीं, 3-4 चीजें हैं। छोटा सा प्रेसी राइटिंग आता है, छोटा सा टेंस वॉइस आता है, कुछ क्वेश्चन टैग आता है, कुछ वोकेबुलरी आता है। जो आता है कम से कम ऐसा देख लो 1-2 बार बना के, यदि तुम पास कर जाते हो, 2-3 पेपर दे के देख लो, यदि तुम पास कर जाते हो तो फिर मत देखो। लेकिन तुम फंस जाते हो, पास मार्क्स नहीं ला पाते हो, तब तो तुमको क्या करना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी जो है वो है ऑप्शनल। मेरा मानना है कि यदि आपको आईएएस देना आपने तय कर लिया, चुन लिया आईएएस को, तो आप दूसरा वैकल्पिक विषय चुनने पे काम। थोड़ा समय लो, यदि आपको 28-29 में देना है तो आप टाइम ले सकते हो, लेकिन यदि आपको अगले ही साल देना है तो फिर टाइम लेके आप अपना नुकसान कर रहे हो। भविष्य का क्या है ऑप्शन? कोई बात नहीं, यूपी पीसीएस वाले यदि हैं मान तो यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल पे फोकस कीजिए, यही ऑप्शनल हो गया। ठीक है, यूपी स्पेशल पे फोकस कर लीजिए। और यदि आप आईएएस वाले हैं मान लीजिए, और कोई भी जो यूपी पीसीएस वाला होता है ना, वो यूपीएससी वाला ही है। ज्यादा फर्क दोनों में नहीं है, बस प्रश्न के स्तर में फर्क है, प्रश्न के स्तर में। और हाँ, प्रश्न के स्तर में थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, ये तो कंफर्म है। तो जो जिस लेवल पे कर रहे हैं भाई, उसको उस चीज पे देखना है। आपने यदि पीएसआईआर तय किया है तो एक नियत समय में पीएसआईआर कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि किसी बच्चे ने और कोई विषय तय किया है तो उसका कम से कम अभी सिलेबस एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक जुटाइए और उसमें कौन टॉप किया है। पीएसआईआर के 5 टॉपर का नाम पता है? नहीं पता है? 5 का पता करिए, 5 में से किसका कॉपी उपलब्ध है। देखिए, चालाकी, यही कॉमन सेंस है। जो लोग नहीं ऐसा कर रहे हैं वो अंधकार में है। ठीक है, आपको अंधकार में नहीं रहना है, आपको सबसे पहला काम करना है ध्यान रखना है इस बात का। आप जैसे मान लीजिए यूपी कर रहे हैं तो यूपी स्पेशल सबसे पहले करिए। आप यदि आईएएस कर रहे हैं तो आपको पूरा फोकस करना है कि जो भी आपका विषय है उसके टॉपर्स की सूची पूछ लो। आजकल तो आसान हो गया है पूछना, शिक्षक से पूछने जाने की आवश्यकता भी नहीं है। मोबाइल में है आपका, चैट जीपीटी से पूछो कि टॉप 5 ऐसे टॉपर का नाम बताओ जिसका ऑप्शनल, और ये भी बताओ उसने कितने नंबर लाए। फिर उसके कॉपीज पीडीएफ ढूंढो, मिल जाएगा गूगल पे। टॉपर जो होते हैं वो डालते ही, वो कोचिंग वाले डाल देते हैं, कोचिंग वाले का भला हो इस बात के लिए, तो कॉपी डाल देते हैं। आप कॉपी को प्रिंट निकलवा लो और उसको देखो किसको ज्यादा नंबर क्यों आए, वाई पे काम कर रहे हैं और अपना कॉमन सेंस डेवलप करो। केवल ज्ञान से नंबर नहीं आता, ज्ञानी लोग तो फैकल्टी बनते हैं। हाँ, ज्ञान से नंबर नहीं आता। ज्ञानी लोग क्या बनते हैं? फैकल्टी, टीचर बन के रह जाते हैं। आईएएस वो बनते हैं जिनके साथ ज्ञान से ज्यादा क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या कैसे बनता है? जो आप कॉमन सेंस होता है जो सब में कॉमन देखते हो, आप देख देख के ही डेवलप करते हो। कॉमन सेंस डेवलप होता है देख औरों, सब में जो आप देखते हो उसको आप कैच करते हो, वही कॉमन सेंस। जो बचपन से पैदा लेने के बाद किसी को कमरे में बंद कर दीजिए, उसमें कोई कॉमन सेंस नहीं। एक प्रयोग किया था एक वैज्ञानिक ने, वो पॉलिटिकल साइंस का वैज्ञानिक था और सोशियोलॉजी का भी था। उसने अन्ना नाम की अमेरिका की एक लड़की को एक कमरे में जन्म के मतलब कुछ सालों के बाद 12 वर्ष तक एक कमरे में बंद करके खाना पीना देता रहा। अन्ना नाम की लड़की थी और उसको कौन किया था पैक? तो मैकाइवर नाम का एक थिंकर था, फिलोसोफर और पॉलिटिकल साइंस का। तो जब उसको बाहर निकाला गया तो देखा गया कि ना तो वो ठीक से चल पाती है, ना बोल पाती है, ना कोई काम कर पाती है, उसको कोई कॉमन सेंस नहीं, सेंस ही नहीं। सेंस तो है, जिंदा तो है, लेकिन कॉमन सेंस नहीं। तो कॉमन सेंस क्या है ये भी समझा दें। तो वैकल्पिक विषय देख लीजिएगा जो भी है, या यूपी तो यूपी स्पेशल। तीसरी प्रायोरिटी पता है किस पे देनी है? जिसमें नंबर ज्यादा उठता है, सबसे ज्यादा और सरल ऐसे ही है।
इनके पास अपना खुद का मार्क्स है। यूपी में 150 का मार्क्स है, बिहार में 300 मार्क्स है और यूपीएससी में 250 मार्क्स। तो नंबर खूब उठता है। इसमें क्या है ना कि आपका कोई बाउंडेशन नहीं। आपको यदि कलम के आप जादूगर हैं, शब्दों के आप अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आप बहुत बढ़िया ऐसे में मार्क्स ले आते। तीसरे सेक्शन पे रखते हैं हम लोग एथिक्स। यूपी में भी एथिक्स है और यूपीएससी में भी एथिक्स है। ये सब ना, ये अनिवार्य पे ध्यान देना, ये एक तरीके से मैंडेटरी है आपको कि यदि आप, ये एक तरीके से ये है कि यदि अच्छा है तो मत देखिए, ठीक है। यदि अच्छा नहीं है तो जरूर देखिए। यूपी में भी जो है इसके, तो यूपी में हिंदी के मार्क्स लगते हैं। हाँ, वहाँ तो और मार्क्स लगता है। यूपीएससी में तो केवल पास करना है, मार्क्स नहीं लगते। यूपी में तो मार्क्स लगते हैं इसके। उत्तर प्रदेश यानी हिंदी के ज्ञाता, तो उनको पूरा मार्क्स देना है। तो आप यहाँ से यूपी स्पेशल से स्टार्ट कर सकते हैं जो यूपी वाले हैं, और आप ऑप्शनल से। ऐसे में क्या है कि एक बार फॉर्मेट सीखना होता है, बार बार उसकी कोई क्लास नहीं। एक बार फॉर्मेट सीखना होता है कि क्या पहले देना है, फिर क्या देना है। पहले जस्टिफाई करो जो डायलॉग दिया गया है, टाइटल दिया गया है। उसके बाद अब जो शीर्षक देगा, शीर्षक के बारे में 2-4 चंद कुछ कनेक्ट करके अच्छी बातें, डायलॉग, कोई कथन, कोई कोटेशन, कोई शायरी। आजकल बशीर भद्र जी बड़े चर्चा में हैं, गुजर गए मध्य प्रदेश में। कुछ भी बातें कोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर रोड मैप दो निबंध में कि आगे क्या चर्चा करने वाले। फिर आप पक्ष में आयाम बताओ, फिर विपक्ष में आयाम बताओ। विपक्ष नहीं होता, मतलब अलग आयाम बताओ, बिल्कुल विपरीत आयाम। फिर थोड़ा समन्वय करो दोनों पक्ष को एक साथ लेके, पक्ष विपक्ष को। फिर कंक्लूजन निकालें, और ये होता है पूरा ऐसे का फॉर्मेट। अब इस पर अभ्यास करते रहिए, लिखते रहिए। लिखने में क्या सावधानी, ग्रामेटिकल एरर कम, बस ग्रामेटिकल एरर कम करिए, सेंटेंस छोटे बनाइए और पैराग्राफ्स बांटिए। ये नहीं कि खत्म शुरू। कभी कभी क्या करता है बच्चा, पहला वर्ड से लेकर के लास्ट, मतलब पूरा पैराग्राफ में एक ही फुल स्टॉप डालता है। इससे बचना चाहिए, लंबा बहुत सेंटेंस ना। तो आप सबसे पहले जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो इन सेक्शंस को देखे, और उसके बाद पैरेलल में लेके चले एक और सेक्शन को, वो है जीएस। तो सबसे गोल्डन है, सबसे ज्यादा समय लेगा और सबसे कम अंक देके जाएगा। ये भी जान लीजिए कि जीएस का जो सेक्शन है, 4 पेपर है ना, 1, 2, 3, 4, तो ये सबसे ज्यादा समय लेगा। और इससे अंक लेने में आपको थोड़ा पसीने आएंगे। मतलब अंक कम क्यों आता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिकनेस लाना होता है, स्मार्ट आंसर लिखना होता है। क्यों? क्योंकि जीएस में कई विषय शामिल होते हैं। जैसे पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, तो इनमें विषयों की अधिकता है, 3-4 विषय सब में शामिल। पेपर 4 तो एथिक्स है ही, उसको लिखना ही नहीं, ठीक है। तो विषयों की समानता होती है। इस सब पर आप ध्यान आप देंगे ना, आप काफी है। पूरा यूपी स्पेशल हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यूपी में क्या है, 6 पेपर। यूपी के मेंस में क्या है, 6 पेपर, और आसानी से 6 महीने में आप खत्म कर सकते हैं। कारण क्या है, सिलेबस भले वही है, लेकिन पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी कर दीजिए। पीवाईक्यू और करंट को ब्लेंड कर दीजिए, बस मेंस तैयार। और यूपी में ना थोड़ा ऐसा माइंडसेट तैयार करना है कि हमसे कुछ भी पूछेगा उसमें हल्का सा यूपी का झलक जरूर देंगे। उदाहरण कहां से देंगे, यूपी से। बस यूपी की सरकारी योजना, यूपी की घटना, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी के जो यूपी स्पेशल में जो पढ़ेंगे उसी को जीएस के बाकी खंड में उदाहरण। यही टेक्निक है। बाकी सिलेबस में कोई खास अंतर नहीं है, और इंटरव्यू तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली ट्रेन हो जाता है। तो अभी इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट सेशन हम रखेंगे आपको यूपी पे, वो मिश्रा जी का रखेंगे। आर.के. मिश्रा सर हैं, उनसे आप थोड़ा समझेंगे चीज़ों को। और यूपी स्पेशल जो शुरू करेंगे, पहले हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे यूपी का, तब जाके सर यूपी का हिस्ट्री आपको। हाँ, पहले 5th और 6th करिए, कब इससे पीटी भी निकलेगा, पीटी में भी यूपी स्पेशल से कुछ क्वेश्चन दिखेगा, बाकी थोड़ा पीवाईक्यू पे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले यदि आप किसी भी पीसीएस की तैयारी करिएगा जीवन में, सबसे पहले उसके स्टेट स्पेशल पढ़ेंगे। स्टेट स्पेशल पढ़ेंगे, स्टेट को अच्छे से जानेंगे, तभी जाकर के बाकी खंड में आप उसके एग्जाम्पल्स को करेंगे।
तो यूपी स्पेशल पे जो यूपी का हिस्ट्री है उस पर सर ज़्यादा बात करेंगे कल, और फिर जब क्लास स्टार्ट करेंगे 10 बजे ही रखेंगे क्लास, थोड़ा और पहले हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन बाद में नहीं। तो यूपी वाला जो बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं आज से समझिए, उसको हम कंटिन्यू करेंगे 10 बजे, और 2 घंटे की क्लास होगी। इसमें मेनली अभी चलेगा सबसे पहले आर के मिश्रा सर की क्लास चलेगी, मेरी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, दोनों को साथ लेके चलेंगे। ज्योग्राफी यदि 3 दिन चला तो 3 दिन यूपी का हिस्ट्री चलेगा, तभी समझ में आएगी चीज़। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, डिटेल में बताएंगे आप।